सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या है और उसके अंदर भरा जाने वाला डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। इसके पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंडक्टर्स। सभी बच्चे जानते हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में घूमते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो कक्षाएं नाभिक के पास में होती हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ नाभिक के साथ बंधे रहते हैं, परंतु बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ करके संपूर्ण पदार्थ में घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर सुचालक तथा अचालक की परिभाषा की गई है, जिन्हें हिंदी में हम कंडक्टर और अचालक कहते हैं। सुचालक और अचालक कहते हैं। कभी कभी इन अचालकों को बैड कंडक्टर भी कहा जाता है। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा चल सकती है, यानी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। सभी धातुएं सुचालक होती हैं। दूसरे आते हैं इंसुलेटर्स। मैंने कहा इनको कभी कोई बैड कंडक्टर भी कह दिया जाता है और हिंदी में इनको कहते हैं अचालक। अचालक इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी चार्ज कैरियर इनमें अनुपस्थित होते हैं, अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है मोम, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि आदि। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स आते हैं। वास्तव में डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स होते हैं, यानी वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। ये अचालक पदार्थ होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं मोम, एबोनाइट, ग्रीस, प्लास्टिक, कागज आदि। सूखी लकड़ी भी इसके अंतर्गत आती है। इसके पश्चात हम आते हैं बाउंड चार्ज, बद्ध आवेश। ध्यान दें, जब किसी गुड कंडक्टर में या कंडक्टर में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के संपूर्ण धातु के अंदर घूमता है तो अपने पीछे एक धनायन छोड़ जाता है। वह धनायन जो है वो चल नहीं सकता है, एक निश्चित जगह स्थिर रहता है, यानी जो मेटल की लैटिस होती है उस लैटिस के अंदर किसी एक बिंदु पर स्थित रहता है। इस प्रकार के चार्ज को हम बद्ध आवेश या बाउंड चार्ज कहते हैं। बद्ध आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चल नहीं सकता है। इस तरह से आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स और बाउंड चार्ज की परिभाषा आनी चाहिए। अब इसका नया भाग शुरू होता है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डेफिनेशन, यानी विद्युत धारिता की अभिधारणा एवं उसकी परिभाषा। इसको समझने के लिए जैसा इसका नाम है उसी तरह इसकी परिभाषा है। सभी बच्चे जानते हैं धारिता क्या होती है। धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने धारिता जो पढ़ी है वहाँ प्रायः धारिता का अर्थ होता है आयतन, यानी किसी बर्तन में किसी द्रव के धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यहाँ पर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है
तो वह चालक उस आवेश को एक्सेप्ट करता है और उसका विभव बढ़ने लगता है। तो यहाँ भी देखिए, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। फिर से समझ लें, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। यानी एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू बियर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसी चालक के आवेश धारण या वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? मान लो कोई चालक है, इस चालक को जब हम आवेश Q देते हैं तो इसका विभव जो है 0 से बढ़कर V हो जाता है। तो ये देखा गया कि चार्ज देने पर आवेश में वृद्धि होती है। अर्थात इसको हम इस तरह सोच सकते हैं कि दिया गया चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी जब चार्ज दिया जाएगा तो उसकी विभव में वृद्धि होगी। अब इसी को हम लिख सकते हैं R Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहाँ पर C एक कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सभी बच्चे जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जब किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो वो इक्वलिटी में बदल जाता है और उस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसी का नाम है कैपेसिटेंस, है ना। देयरफॉर या इसलिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। सभी बच्चे समझ लें, क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर। समझ गए कि नहीं? यानी जो चार्ज दिया गया है और जो उसके वोल्टेज में वृद्धि हुई है उसके अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। अब आप ये परिभाषा लिख लेंगे। यहाँ पर हिंदी में अगर हम परिभाषा लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ये परिभाषा यहाँ से लिखी गई। अब इसके बाद आता है धारिता का मात्रक। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी में परिभाषा लिख लेंगे। अभी मैंने बोली थी क्या, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर। ये परिभाषा अंग्रेजी में है, सभी बच्चे लिख लेंगे।
अब धारिता का मात्रक होता है फैरड। ध्यान दें, फैरड को अगर ध्यान से देखें तो ये फैरड बराबर हो जाएगा वोल्ट, नॉट वोल्ट, यहाँ हो जाएगा कूलाम अपान वोल्ट, यानी 1 फैरड अगर यहाँ लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट। या इसी को फैरड को अंग्रेजी के अक्षर F से लिखते हैं तो F इज इक्वल टू यहाँ C या Q लिख सकते हैं, Q या यहाँ पर फिर तो C अपान V, कूलाम अपान यहाँ पर ये है कूलाम अपान वोल्ट, ये फैरड के बराबर होता है। अब फैरड विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। पहला छोटा मात्रक है इसको हम बोलते हैं माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड यानी 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है, इसको म्यू एफ से लिखते हैं और ये बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। और उससे छोटा मात्रक होता है 1 पिकोफैरड, ये पीएफ होता है इसका संकेत, और ये होता है 10⁻12 फैरड। ये उसके छोटे मात्रक हैं। इसके बाद आता है धारिता का डायमेंशनल फार्मूला। धारिता का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। ऑफ कैपेसिटेंस, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। 1 या फैरड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होती है Q अपान V। यहाँ पर Q बराबर होती है AT। ए का मतलब होता है एम्पियर इंटू टाइम एंड V वोल्ट। V अब ये वोल्ट था, इसको भी हम मूल मात्रकों में लिखेंगे, ये एम्पियर और टाइम में लिख दिया गया। और V अगर मूल मात्रकों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा जूल अपान कूलाम। अब इधर ध्यान दें, कूलाम ऊपर चला जाएगा, ये AT के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AT और ये कूलाम ऊपर जाएगा तो इनटू अब यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर A और T हमारा मतलब यहाँ इसको हम इस तरह लिखे देते हैं एम्पियर इंटू टाइम। अब इसको अगर फिर इस तरह से करें तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर और अपान ये हो जाएगा जूल अपान ये जो कूलाम है ये ऊपर आया है इसलिए स्क्वायर हो गया है, यहाँ केवल जूल रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसलिए
और अब सभी बच्चे कंफ्यूज मत हो, एम्पियर इंटू टाइम और ये जूल, यहाँ ये जो कूलाम लिखा हुआ है ये कूलाम भी एम्पियर इंटू टाइम होता है, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर स्क्वायर कर दिया और नीचे जूल। अब इसकी बीमा लिख देंगे, ये कैपेसिटेंस के फार्मूले थे जो बदले गए, है ना। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर के लिए ए एंड टी, ये टाइम ए टी का होल स्क्वायर, और जूल होता है एम एल टू टी माइनस टू। अब इसको और साफ करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा m माइनस वन एल माइनस टू एल माइनस टू और t, ये इधर है t टू पावर ये हैं और टू पावर ये ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 4 एंड a रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है, यानी वैद्युत धारिता या कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m रेज़ टू द पावर -1 l रेज़ पावर -1 t रेज़ पावर 4 एंड a रेज़ पावर 2। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप समझ कर लिखेंगे तो हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाएगी।